हेलो गाइस, वेलकम टू द लिमिटलेस एक्सपीरियंस एंड आज के हमारे जो गेस्ट है ही इज एक्चुअली एटलीस्ट मेरे लिए ही इज विराट कोहली ऑफ कॉमिक बुक कलरिस्ट बिकॉज जिस कंसिस्टेंसी से और जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहा है लास्ट कुछ सालों में, तो मैं तो उसको वही मानता हूँ कि ही इज विराट कोहली ऑफ कॉमिक बुक कलरिस्ट एंड वो मेरा रूममेट था सबसे पहले जब मैं उसको मिला था। और रूममेट के साथ साथ हमें अच्छा दोस्त भी बन गया एंड नाउ वी आर जस्ट लाइक ब्रदर्स। सो प्लीज प्लीज वेलकम प्रसाद पटनायक ए प्रेसी। हाय गाइस। अरे यार, इंट्रो में उतना दम नहीं है यार आकाश। एक्चुअल में जो फील करता हूँ इसमें बोल नहीं सकता। तो थोड़ा सा सैचुरेट भी करना पड़ेगा कि ज्यादा फीलिंग्स ना आ जाए बाहर। हाँ, इसीलिए मैंने एक्चुअल इंट्रोडक्शन नहीं दिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि इस बार भी इस साल भी बेस्ट कॉमिक बुक कलरिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड उसमें से तो टॉप 3 में रहा था, हाँ भाई। है ना? So congratulations for that, and you are one of the best comic book colorists that there is since the last 4 or 5 years, है ना? या फिर शायद से उसके भी पहले से। देख, 3 साल लगातार आया था। आई मीन नॉमिनेटेड 5 times एंड वन 3 times इन ए रो। सो कह सकते हैं 4 to 5 years इज फाइन। तो प्रेसी, हाउ वाज द जर्नी लाइक? मतलब तूने जब से स्टार्ट किया, ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन से आई गेस तूने ग्रेजुएशन किया 2013 या फिर 2014 में, और उसके बाद अभी 6-7 साल हो गए। मैन, जर्नी तो मतलब ड्राइंग वगैरह तो बचपन से ही है। हर एक आर्टिस्ट का ये फेस रहता है कि वो अपना मतलब उसको याद भी नहीं रहेगा कि वो कितने साल में वो पेंसिल उठाया और ड्राइंग करना शुरू कर दिया एंड ऑल। हाँ। स्पेशली साउथ इंडियन, स्पेशली मतलब तेलुगु पीपल। लाइक तेरे को मतलब फैमिली में ज़्यादा ऑप्शंस, करियर में ज़्यादा ऑप्शंस नहीं देंगे। ओनली 2 ऑप्शंस, यू इधर बिकम ए डॉक्टर और इंजीनियर, और फैमिली बिजनेस है तो फैमिली बिजनेस संभालो। अगर गलती से इफ यू डिड ए डिग्री, इट्स नॉट इंजीनियरिंग और मेडिसिन, जस्ट नॉर्मल डिग्री, यू आर कंसिडर लाइक चलो बेटा कुछ ना कुछ कर ही रहा है, वो वाला फील आ जाएगा। सो एग्जैक्टली सेम मेरा घर में भी वही। और मेरा मदर फादर को इतना टेंशन हुआ करता था कि मैं जब भी ड्रॉ करता था, मतलब वो यही सोचते कि ये क्या करेगा, क्या बनेगा, क्योंकि पेरेंट्स इतने एजुकेट है ही नहीं कि वो अपने लाइफ पूरा स्ट्रगल किया है कि हमको कुछ अच्छा लाइफ दे और हम कुछ अच्छा अचीव करें, इंजीनियर बन जाए। बस लड़का है ना, इंजीनियर बनेगा। उस टाइम में इतना वो मतलब इंटरनेट वगैरह तो है ही नहीं कि हमें पता भी नहीं चलता था कि मतलब एनिमेशन वगैरह ऐसे कोर्सेस हैं कि हम ड्राइंग सीख के भी मतलब आर्टिस्ट वगैरह बन सकता है, एक मतलब हाई लेवल में, एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन में होंगे। सो वैसे यार एक दिन मतलब ऐसे सुपर हीरो मूवीज कितने देखे हम, और कभी ना मतलब एक पर्टिकुलर मूवमेंट था घोस्ट राइडर मूवी का। हम्म। जब वो घोस्ट राइडर बनता है एक वेयर हाउस में, तो उस टाइम तक मैं एनिमेशन मतलब कार्टून्स वगैरह हम देखते आए, सुपरमैन वगैरह इन सब मूवीज भी देखे, लेकिन मैं कभी उतना मतलब इन्फ्लुएंस होता है ना, एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस, वो कभी नहीं हुआ। ये सीन्स बहुत पहले ही भी देख चुके हैं, बहुत पहले अच्छे उस टाइम में अच्छे एक स्टार वॉर्स वगैरह जैसे कल क्लासिक मूवीज भी आ चुके हैं उतने। बट वो लेवल वाला वीएफएक्स देख के मुझे लगा कि यस, दिस इज इट। अब उसे क्या, अब उसे एनिमेशन नहीं बोलते इतना पता है। मैं इतना जानता हूँ कि वो एनिमेशन है लेकिन वो कुछ और है, वो विजुअल इफेक्ट्स वगैरह। बस उसका कोर्स रहेगा, उसका क्या होगा ये वो। उसके बाद 10th वगैरह ऐसे खत्म हुआ, मेरे फादर ने पूछा। सो ऑब्वियसली मेरे पास एक ही ऑप्शन है, एमपीसी। तो वो कर नहीं पाया। वो 15 days में मैं उस टीचर को अपना एरोगेंस एटीट्यूड वगैरह दिखा दिया कि कहा मैं इन सब में नहीं पढ़ने वाला हूँ, मैं तो जा रहा हूँ वीएफएक्स करने। और वो उस फिजिक्स लेक्चरर है वो, उनको भी नहीं पता था कि वीएफएक्स क्या है। उनको लगा कि मैं उनको गाली देके चला गया।
ये फनी मोमेंट था। तो प्रिंसिपल ने बुलाया, टीचर को गाली क्यों दी? मैं बोला गाली कहाँ, इट्स विजुअल इफेक्ट्स, वीएफएक्स कहते हैं। तब उनको बता के आया। फिर मैं बाईपीसी में चला गया, बॉटनी zoology एंड ये सब। भाई वो 2 साल में इतना एंजॉय किया, लेकिन हर एक डायग्राम को मैंने उतने ही शिद्दत से जितना वो प्रिंट में छप के आया है, टेक्स्ट बुक में है। सब लोग मतलब इतना एफिशिएंट नहीं होते, सब लोग उतना एफिशिएंटली ड्रॉ नहीं कर सकते एक ह्यूमन एनाटॉमी, इंटेस्टाइन्स वगैरह। हाँ हाँ हाँ। मैं अपना मतलब डेडिकेशन से उसे ड्रॉ करता था। बाकी लोग जस्ट आउटलाइन ड्रॉ कर लेते थे और उसका नाम वगैरह। मैं क्या करता था, उसको हाइलाइट्स, उसको शैडोज, उसका क्रॉस हैच सब करता था, और मैं जवाब नहीं लिखता था। फिर डायग्राम में ही मैं एक्सप्लेन कर देता कि यहाँ से पास होता है, वहां से ये होता है। तो मैं पास आउट वैसे ही हुआ। तब मुझे समझ में आ गया, हाँ ड्राइंग तो अपना है कुछ। वीएफएक्स का करियर, एनिमेशन एंड बीएससी एनिमेशन एंड विजुअल इफेक्ट्स चूज किया। वो क्या होता है, उसमें क्या सिखाता है, वो क्या पढ़ाता है, ये नॉलेज मेरे को है नहीं। और मैं समझाने गया मेरे पेरेंट्स को, मुझे तो आधा बाउंस हो गया था सब्जेक्ट, उनको तो मतलब फुल बाउंस हो गया। उनका तो गोल एकदम वाइड हो गया था। फिर एक तो वो भी थोड़ा सा मतलब होप दिखाए कि चलो, मैं तो हाथ ऊपर कर दिया, मैं तो करने वाला नहीं इंजीनियरिंग वगैरह। हम्म। तो वो तो पिताजी है, उनको तो ज्यादा पता है पैसे सेव कैसे करते हैं। हाँ। तो हम हैदराबाद आए, 2-3 इंस्टीट्यूशंस वगैरह देखे, हमें एरिना पसंद आया। उसमें बस एडमिशन वगैरह लिया। तब से शुरू होता है एक्चुअल जर्नी की, अभी मुझे क्या बनना है। जब मतलब 3rd ईयर लास्ट में प्रोजेक्ट करना होता है, एक एनिमेशन शॉर्ट फिल्म को बना के देना होता है, वो अपना फाइनल है। वो सबमिट करें तब तुमको डिग्री मिलेगा, या नहीं तो वो भी नहीं। हमने सबमिट नहीं किया, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, और हमें डिग्री नहीं मिला, ड्रॉप आउट। फिर मैं सोचा, फिर फोटोशॉप वगैरह एक बार एक्सप्लोर करते हैं फिर से। मैं लिटरली लाइक दिन में 24 आवर्स होता है ना, सिर्फ मैं 4 घंटे सोता था, बाकी 20 घंटे में सिर्फ फोटोशॉप में अटके रहता था कि कैसे पेंट करते हैं, कैसे मतलब एक फ्री फ्लो होना चाहिए और कलर्स की नॉलेज होनी चाहिए। तो मैं सिर्फ फोटोशॉप में बैठता था और कुछ ना कुछ ऐसे प्रैक्टिस करते रहता था। फिर ऐसे करते 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 मतलब सोशल मीडिया में, फेसबुक में अपलोड करता रहता था और इधर उधर सबको टैग करता था। तब मुझे मुंबई से ऑफर आया कि होलिका एंटरटेनमेंट से। लेकिन उनको पता है, मैं उनको बताया कि मुझे इतना काम का नॉलेज नहीं, और मैं अगर सिखा रहा तो मैं सीखना चाहता हूँ अच्छे से वगैरह वगैरह। फिर मुझे उन्होंने बोला कि चलो फिर मुंबई आ जाओ, साथ में बैठते हैं, साथ में काम करते हैं। विदाउट एनी सेकेंडरी थॉट में मैं कुछ सोचा नहीं कि विवेक गोयल को कभी देखा नहीं, कभी जानता नहीं। और मुंबई हैदराबाद से भी बड़ा शहर है, और लैंग्वेज एक तो प्रॉब्लम है, और हाँ कैसे हाँ। आना है वगैरह वगैरह। अरे यार, मेरे अगेन मेरे पेरेंट्स थोड़ा सा बैक स्टेप लिए थे कि मुंबई कैसे भेजते, मुंबई में कौन है। मैं विदाउट एनी सेकेंडरी थॉट उसी दिन तत्काल में टिकट निकाला। फिर नेक्स्ट दिन ऑन द वे टू मुंबई। ओके, तो उसके बाद तू फिर मुंबई आ गया। तो जितना मुझे याद है, मुंबई आने के बाद तू हमारे हमारे पीजी पे आया था। वहां पे अपन सब रहते थे करण कुंज में। शाउट आउट टू करण कुंज गाइस, वैसे बाय द वे, टू ईच वन ऑफ देम एंड स्पेशली वुमन। अरे अमेजिंग पीपल। तो करण कुंज में आने के बाद मैं हम लोग देखते थे, क्योंकि हम लोग तभी इंजीनियरिंग में थे, है ना। और मैं तो तभी, हम लोग तभी 3rd ईयर में थे, ठीक है। तो अब 3rd ईयर के टाइम पे हम लोग देख रहे हैं, हमारे एज का नहीं, हमसे भी एक साल छोटा बंदा, वो वो आया, और वो मतलब कुछ तो एक सेटअप वेटअप बना के दिन भर गर्मी में अरे मुंबई की पूरे ह्यूमिडिटी में सिर्फ एक फैन फैन के इस पे फैन के दम पे बैठ के काम कर रहा है दिन वो भर। फैन में तेज नहीं चलती, और ऊपर से वो छत से ये क्या बोलते हैं, वो स्लैब का पीसेस गिरते थे उस टाइम में, याद है ना, स्टार्टिंग में। फिर मेरे परेशानी आंटी देख के फिर वो सीलिंग वगैरह ठीक कराया। तो
एक्चुअल में मतलब हमने भी देखा कि भाई तू कितना ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है इस चीज में, मतलब इतना ज्यादा डेडिकेशन अगर हम में होता ना तो भाई मैं ना यूनिवर्सिटी टॉप कर देता, पता है, इंजीनियरिंग में। इतना इतना तो मैंने आज तक कभी देखा नहीं था कभी। तो तू मुंबई तो आ गया, हाँ, उसने काम करना तो स्टार्ट कर दिया इंडस्ट्री में, तो वहां से अब तक की जर्नी कैसी रही मतलब? मैन एकदम फैंटास्टिक। और स्टार्टिंग में तो अगेन मैं ज़्यादा काम जानता नहीं। मतलब फोटोशॉप तो जानता हूँ, फोटोशॉप का टूल्स जानता हूँ, लेकिन कॉमिक बुक का प्रोसीजर अलग होता है, उसका प्रोसेस अलग रहता है। आपके पास ब्लैक एंड वाइट पेज आता है, आप उसे कैसे कलर करोगे? आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है मेरे लिए, कि मतलब समझ में नहीं अरे यार, वो विवेक जी के साथ बैठता था उनके स्टूडियो पे। अब वो तो सीनियर रहे, और मतलब वो तो इतना बड़े आर्टिस्ट, पब्लिशर, सब कुछ है। एक तो काम नहीं आता है, और और ऊपर से कंपनी का कंपनी मालिक का भी है। मालिक भी है। और तीसरा है, वो हमेशा देखते रहते थे ऐसे पीछे से मुड़ के कि मैं कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ कि नहीं। अरे क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता था। बहुत ही रेस्पेक्टेबल, मतलब बहुत ही पेशेंट आदमी है, बहुत ही पेशेंस है उसमें, कि वो देखते थे। और मैं मतलब पहले उनके घर पे रुका था एक 15-20 डेज के लिए। तब वो देखते थे, उधर भी मैं सिर्फ एक 4-5 घंटे सोता था, बाकी मैं उनके पीसी पे बैठ के काम करता था, ट्यूटोरियल्स देखता था। तो ये देखते देखते, और इधर योगेश पुकामकर सर है, वो होलिका के पहले कलरिस्ट हैं। तो वो एक दो बार आए, और वो भी काम बताया कि वो हमेशा रेगुलरली फोन में बातें होती थी उस टाइम में, कि कैसे काम करते हैं, सिलेक्शन कैसा होता है, फिलअप कैसे करते हैं, स्ट्रोक्स कैसे देते हैं, वगैरह वगैरह। हम्म। फिर वो करते करते, फिर बाद में मैं समझ, इतना ट्यूटोरियल्स देख लिया, इतना ट्यूटोरियल्स देख लिया कि लाइक एवरी वीडियो एवर कह सकते हैं उसे। हाँ, इतना ट्यूटोरियल्स देख लिया, इतना नॉलेज, मतलब हर एक वीडियो के साथ एक 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 नया टिप सीख रहा हूँ। और वो एक रेलिवेशन, अच्छा इसको ऐसे कर सकता है, इसको वैसे कर सकता है। फिर मैं सेकेंडरी प्रोसेस सीखा, कि एक कलरिस्ट को अपना, स्टार्टिंग में कुछ सेलेक्टेड स्टाइल नहीं, क्योंकि काम सीख रहे हैं। तो मैं कुछ कॉमिक्स बुक्स परचेज करना स्टार्ट कर दिया, बड़े बड़े मार्वल, डीसी, इमेज कॉमिक्स, ये सब। स्टार्टिंग में मैं मार्टिन ग्रासिया को बहुत फॉलो करता था, आज भी करता हूँ। आज भी मेरा कोई भी एक्सप्लोजन, क्लाउड्स, थंडर्स वगैरह सब रिप ऑफ लगता है उनका, इतना वो फॉलो कर दिया मैंने। तो ये वो लोग भी टिप्स दिए, वैसे करते करते इतना प्रैक्टिस किया, इतना प्रैक्टिस किया कि मैं, अब प्रैक्टिस के बिना मेरा दिन नहीं चलता है। आई जस्ट वांट टू नो, जैसे अभी तूने बोला कि जब जब भी कोई कॉमिक बुक कलर करने के लिए तेरे पास आती है तो सिर्फ पहले ब्लैंक ब्लैंक पेजेस नहीं आते, जो पेजेस आते हैं वो सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट पेजेस होते हैं, पेंसिल किए होते हैं, उस पे सिर्फ ड्राइंग होती है। तो हाउ हाउ इज योर अप्रोच वो पूरा एक एक पेज जो ब्लैक एंड व्हाइट है उसको कलरफुल करने में? यार फर्स्ट स्क्रिप्ट मिलता है ऑब्वियसली, पेजेस के साथ। फिर स्क्रिप्ट पढ़ के समझने, मतलब हर एक जॉनर अलग अलग टेम्पलेट, अलग अलग पैलेट्स, कॉम्बिनेशंस वगैरह डिमांड करते हैं। सो अगर कोई हॉरर का स्क्रिप्ट हो, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लाइफलेस कलर्स यूज़ किया जाता है, या नहीं तो पूरा एकदम स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रास्ट कलर्स यूज़ किया जाता है, मोस्टली ब्लूज, ग्रीन्स, मतलब फेड कलर्स एकदम, लाइक सिकनेस, एक सिकनेस दिखना चाहिए उसमें, कि रीडर को भी जैसे वो पेज ओपन करेगा, हाँ, वो टोन वो सेट हो जानी टोन चाहिए सेट हो जानी बेसिकली ना। चाहिए, कि अच्छा व्हाट आई एम गोइंग टू रीड और व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सपीरियंस। तो उसको वो समझ में आना चाहिए वो पॉइंट। सो अच्छा, अभी स्टार्टिंग में आते हैं कि पेज देख के मुझे क्या लगता है। पेज, स्टोरी मिल जाता है, स्टोरी हम पढ़ते हैं, समझते हैं जॉनर क्या है, राइटर्स की रिक्वायरमेंट और पेंसिलर्स की रिक्वायरमेंट समझते हैं। फिर उसके बाद उस ब्लैंक पेज को मैं देखता हूँ, और देख के मतलब, अच्छा, अगर कोई एक टी शर्ट है, एक टी शर्ट को कलर करना है, तो अच्छा उस बंदे क्या पहना है, अगर हमारा लीड रोल का उसमें क्या कलर्स होनी चाहिए, ये सब एक विजन मिलता है एक पेज में, कि आजू बाजू में कौन से बैकग्राउंड का कलर्स होनी चाहिए, कहाँ है सेटअप वगैरह। फिर वो एक आपके विजन में रहता है पूरा गेम।
अगर आपका विजन ठीक नहीं रहा तो समझो कि वो नहीं आ पाएगा, वो लेवल आप रीच नहीं कर पाएंगे। अगर आपका विजन आपके माइंडसेट के साथ, मतलब पेंसिलर और आर्टिस्ट का माइंडसेट से भी मैच होनी चाहिए, तभी वो प्रॉपर निकल के आता है। तो अलग अलग जॉनर्स के अलग अलग टेम्पलेट्स होते हैं, कलर कॉम्बिनेशंस। तो वो देख के पहले फ्लैट्स करता हूँ। फ्लैट्स करने के बाद फ्लैट्स, और मतलब वो कुछ नहीं, वो बस एक सेटअप करता है। अच्छा, मुझे बैकग्राउंड में ग्रीन कलर यूज करनी है क्योंकि बिकॉज देर आर ट्रीज एंड ऑल, वेजिटेशन है। और अगर सामने कोई कैरेक्टर है, अब ग्रीन का कॉन्ट्रास्ट में अपोजिट कैरेक्टर, अपोजिट कलर क्या है वो चूज करते हैं। लाइक हम ब्लू चूज कर सकते हैं, रेड चूज कर सकते हैं, ऑपोजिट हो जाएगा बैकग्राउंड से अलग कर। तो उस टाइप से वो पूरा नोटिस करता हूँ। फ्लैट्स होने के बाद फिर कलर्स। कलर्स वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते यार। वो बहुत लोग पूछते हैं कि कलर कैसे करते हो आप, उसे एक्सप्लेन करना ही मुश्किल है। मतलब अलग अलग बताओ ना, अलग अलग वो स्ट्रोक्स रहता है, ब्रशेस रहता है, रिक्वायरमेंट्स रहते हैं। तो आप कोई भी एक स्टाइल आप चूज करो, पहले किसी को फॉलो करो। अगर आपके दिमाग में वो स्टाइल कुछ नहीं है, एम्प्टी नहीं, एम्प्टी है आपके ब्रेन, तो आप और कलरिस्ट को देखो और आर्टिस्ट को देखो, उनसे इंस्पायर हो। फिर वो करते करते ना आपका अपना एक स्टाइल अपने आप में आ जाएगा। सो ये है कॉमिक पेज का प्रोसेस। और एक कॉमिक पेज को कलर करने में अगेन इट डिपेंड्स ऑन पेंसिलर, कि वो कितना टफ ड्राइंग करके कितना डिटेल्स भर भर के देता है। जैसे विवेक जी हो गया और गौरव श्रीवास्तव हो गया, ये वो लोग इतने डिटेल्ड, इतना वो आर्ट वर्क करते हैं, उनका टाइम लगता है उनका पेजेस में एक 6 to 7 6 आवर्स तो लगता है, अगर ज़्यादा ही टफ है तो 7 आवर्स। बस ये कॉमिक पेज का जर्नी है। Okay, a side note, by the way, a huge shout out to प्रसाद पटनायक एंड गौरव श्रीवास्तव। जो आप इंट्रो देखते हैं ना इस चैनल का, और जो आर्ट वर्क देखते हैं जो इस चैनल के टीपी में है, वो एक्चुअली आर्ट वर्क, वो आर्ट वर्क पेंसिल किया है गौरव श्रीवास्तव ने, और वो कलर किया है प्रेसी ने। कॉमिक बुक्स जब से इंट्रोड्यूस हुए, मतलब लेट 1920s से कॉमिक बुक्स, पहले कॉमिक बुक पब्लिश होना चालू हुए थे। मतलब ग्राफिक नॉवेल्स टाइप है ना, एक स्टोरी को अगर एक ग्राफिकल फॉर्म में बताना है तो वैसा होना स्टार्ट हुआ। और उससे फिर धीरे धीरे एक नया कल्ट बना, एक नया कल्चर बना, जिसको हम आज पॉप कल्चर कहते हैं, है ना। अब उस पॉप कल्चर को ओरिजिन तो जो पुराने कॉमिक्स है, जो जिसको गोल्डन एज कॉमिक्स बोलते हैं, सिल्वर एज और गोल्डन एज कॉमिक्स बोलते हैं, उन्होंने दिया। तो अभी के जो कॉमिक्स है उनका क्या इन्फ्लुएंस हो रहा है आजकल के पॉप कल्चर में? इनॉर्मस इन्फ्लुएंस मैन। लाइक जैसे हर एक मूवी में, मतलब मूवीज में इतने सारे जॉनर्स होते हैं, उतने ही जॉनर्स आपको एक कॉमिक बुक में भी देखने को मिलेगा। और आजकल इंडी कॉमिक्स में इतने सारे सुपर हीरोज, और डीसी मार्वल तो जायंट्स हैं, उनको तो कुछ बोल ही नहीं सकता है। और ये अदर मतलब इंडी पब्लिशर्स है और इंडिपेंडेंट राइटर्स वगैरह है, वो लोग इतने ऑसम कंटेंट ला रहे हैं कि मतलब। और डीसी कैरेक्टर्स और मार्वल कैरेक्टर्स भी समय के साथ वो जैसे गोल्ड टू सिल्वर, गोल्डन एज, सिल्वर एज, अभी न्यू एरा, सो इवॉल्व होते ही जाते हैं। और मतलब कंडीशंस के वाइज, अगर इक्वालिटी की राइट्स चल रही है, अगर इक्वालिटी की बात हो रही है, तो उस रिलेटेड कोई कैरेक्टर आएगा और उसे सर्टेन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करेगा, तो वो एक इन्फ्लुएंस तो है। और पॉप कल्चर में तो बहुत सारा, बहुत बड़ा असर है मतलब कॉमिक बुक्स का, और कॉमिक बुक्स और गेम्स स्पेशली, और टॉयज। गेम्स टॉयज में भी इतने सारे वो है। पॉप कल्चर मतलब पूरा कॉमिक्स ही तो है, और क्या है। कॉमिक्स कॉमिक्स से ही मतलब मूवीज, मतलब सुपर हीरो मूवीज वगैरह इंस्पायर्ड है, मतलब अडॉप्टेड है। और पॉप कल्चर में ये भी अपना हाँ मूवीज, रेगुलर मूवीज और टीवी शो वगैरह भी ड्रॉप इन करते हैं। और आजकल के टीवी शोज इतना ही मतलब, पहले एंटरटेनमेंट के लिए वो बनता था, मुझे ऐसा लगता था, ये मेरा ओपिनियन है। पहले टीवी शोज मतलब एक फन, एक जॉयफुल एंटरटेनमेंट के लिए, हाँ आप रिलैक्स हो जाओ देखो। लेकिन आजकल टीवी शो आपको मतलब सोचने में वो कर देता है, हाँ तुमको सोचो अभी, अभी हाँ अभी तेरा हाँ दिमाग हाँ। लगाना ही पड़ेगा। तो अगर अगर जैसे लाइट बैक ऐसे नहीं चलता है अभी, तो इतने सारे
काफी काफी। माइंड बॉगलिंग हाँ यार, चीजें भी आजकल इतने वो बताई जाती है इंटरेस्टिंग बन टीवी गया पे, पॉप ओटीटी कल्चर पूरा। प्लेटफॉर्म्स पे भी। पहले बहुत ही मतलब पहले मेरे लिए पॉप कल्चर मतलब स्टार वॉर्स ही है। स्टार ओके वॉर्स, बस। कुछ भी देखो, स्टार वॉर्स, डार्थ वेडर, एनाकिन स्काईवॉकर, बस। बस हाँ, लुक लुक स्काईवॉकर वगैरह। स्काईवॉकर। फिर और डीसी मार्वल तो हमेशा ही है साथ में। फिर बाद में हम्म मतलब जब मैं बैंगलोर कॉमिक कॉन गया, तब हम्म। वहाँ तो एकदम एक अलग ही दुनिया खुल गया मेरे लिए कि पॉप कल्चर क्या है, कैसा है, मर्चेंडाइज वगैरह। इट्स फैंटास्टिक मैन। इंडियन कॉमिक बुक्स, जैसे हम लोग देखते हैं कि जो बाहर की कंट्रीज के कॉमिक बुक्स हैं या फिर कॉमिक बुक कंपनीज है, उनका काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है और वो एक पता है थॉट प्रोसेस चेंज कर देते हैं लोगों का, जो उनको रीड करते हैं, जो उनको फॉलो करते हुए उन लोगों का। तो क्या इंडियन कॉमिक बुक्स भी, इंडियन कॉमिक बुक कंपनीज जो है, ये चीज कर पा रही है या एटलीस्ट ट्राई कर रही है ये चीज? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन है। देख, काम तो कर रहे हैं, लेकिन रीच भी है। और जैसे मैंने अपने पहले इसमें बताया कि ऑप्शंस भी दिया दिया जाना चाहिए, सिटी लाइब्रेरीज में कॉमिक बुक्स होनी चाहिए, और एक जनरल एक कल्चर होनी चाहिए कि अपार्ट फ्रॉम रीडिंग टेक्स्ट बुक्स, सिलेबस बुक्स, एक करिकुलम में ये भी होना चाहिए कि देख, आर्ट पीरियड्स, कंप्यूटर पीरियड्स वगैरह सब हमको होते थे, लेकिन वो आर्ट पीरियड, ये पीरियड्स भी वो मैथ साइंस टीचर्स ही वो ऑक्यूपाई कर देते थे। तो तो ये बहुत सारी सिचुएशन है यार, और हम किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते। अभी इसमें किसको ब्लेम करें, क्या क्या बताए। तो अभी जो जितना भी कॉमिक बुक पब्लिशर्स हैं, और पहले राज कॉमिक्स का तो बहुत ही बड़ा असर रहा है इंडियन कॉमिक बुक में, वो एकदम स्ट्रांग है। और अभी जो नए नए पब्लिशर्स आ रहे हैं, तो वो भी अपने मतलब 100% वो अपने कोशिश कर रहे हैं कि इसको कैसे हम अच्छा करके दें वो। और यार, आजकल जो भी मैं कॉमिक बुक्स अपने रिव्यूज देख रहा हूँ, और सब इंटरनेशनल कॉमिक से ही कंपेयर होके आते हैं, कि वो इतना अच्छा लगता है कि वो लोग बोलते हैं प्रिंट से लेके प्रोडक्शन, और ये लेटर्स, कलर्स, इंक, सब सब इंटरनेशनल स्टाइल, सबको वेस्टर्न स्टाइल चाहिए, और उसी लेवल में हम काम दे रहे हैं। तो अभी कॉमिक कॉन था गया है। एक्चुअली कॉमिक कॉन के बारे में तू नहीं बता था जब अपन दोनों रूममेट्स थे मुंबई में गोरेगांव में, हम लोग कॉमिक कॉन गए थे। तो वहां पे जाने के बाद ना ऐसा लगता है कि तुम एक्चुअल में टेलीपोर्ट हो गए, किसी अलग दुनिया में आ गए हो। जो मुंबई मुंबई कॉमिक कॉन का एक्सपीरियंस देखा मैंने फॉर द फर्स्ट टाइम, मैं एक ऐसा इंसान था जिसने जस्ट कॉमिक बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया था। और उसके बाद मेरा मेरा लाइफ का पहला कॉमिक कॉन, वहां पे भाई खड़े रहने की, चलने की जगह नहीं थी, इतनी ज्यादा भीड़। मतलब मैंने सोचा था क्या है ये, मतलब इंडिया में इतने ज्यादा लोग सच में कॉमिक बुक्स पढ़ते हैं या फिर इसके लिए इतना ज्यादा क्रेजी है? क्योंकि इसके पहले मुझे एक्चुअल में पता नहीं था कि इतने ज्यादा लोग एक्चुअल में कॉमिक बुक्स को फॉलो करते हैं या फिर एटलीस्ट पॉप कल्चर फॉलो करते हैं। टू वर्जन्स में बट गया है, एक तो हिंदी कॉमिक्स और एक इंग्लिश कॉमिक्स। सो देख, अभी मैं साउथ से हूँ, और मेरे एरिया में तो मैं एक भी हिंदी कॉमिक देखा नहीं, सुना नहीं। बिकॉज कैसे, हमको सिर्फ तेलुगु ही बोला जाता है, तेलुगु, प्रॉपर तेलुगु पर्सन, प्रॉपर तेलुगु स्टेट। सो मुझे हिंदी कॉमिक्स का इतना नॉलेज नहीं। मुझे मार्वल, डीसी तो सबको पता है, सबको पता है वो, लेकिन अपने इंडियन लेवल मेरे को पता ही नहीं सीरियसली। जब मैं फर्स्ट बैंगलोर कॉमिक कॉन गया समझने के लिए, तुम अगर कॉमिक बुक में इंडस्ट्री में आना चाहते हो, अगर आपको पता ही नहीं है कि अच्छा कॉमिक्स में क्या होता है, कौन पब्लिशर है, क्या है वगैरह, कहाँ जाओगे, कैसे अप्रोच करोगे किसको। तो मैंने बैंगलोर कॉमिक कॉन गया, अमेजिंग अमेजिंग एक्सपीरियंस। लाइक लिटरली खड़े होने की जगह नहीं। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है ना कि को वो इंसान चाहे चाहिए कोई भी हो, भले ही कॉमिक बुक रीडर हो या ना हो, बट इफ यू लव सुपर हीरो मूवीज या फिर इफ यू आर इंटरेस्टेड इन पॉप कल्चर, यू गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय द पॉप कल्चर, जो भी ट्रेंड चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। तो कॉमिक कॉन एक ऐसी गैदरिंग है जो फिलहाल सिर्फ 4 मेजर सिटीज में ही होती है। तो उनमें से एटलीस्ट एक कॉमिक कॉन में लाइफ में एक बार मतलब जाना चाहिए। लाइफ में एक बार तो जाना चाहिए। हम इंडिया में जो कॉमिक कॉन का स्केल होता है,
वो मतलब ऐसा देखा जाए तो वो हर एक सिटी के लिए डिफर करता है ना? मुंबई में एक एक पर्टिकुलर लेवल का कॉमिक कॉन होता है, और आई एम श्योर मैं बाकी 3 जगहों का भी, दिल्ली, हैदराबाद और बैंगलोर कभी गया नहीं। लेकिन आई एम श्योर वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे से होता होगा। हमने देखा कि पुणे में 2 साल कॉमिक कॉन हुआ, और 2 साल बाद अब कभी पुणे में शायद से कॉमिक कॉन होगा भी नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा ठंडा रिस्पॉन्स था वो टाइम पे, जब जब भी कॉमिक कॉन था पुणे में। जो कॉमिक कॉन का लेवल है, जो कॉमिक कॉन का क्रेज है, जो भी मेजर सिटीज में होता है, वो एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज के जो कॉमिक कॉन है, जैसे दुनिया का सबसे बड़ा कॉमिक कॉन है सैन डिएगो कॉमिक कॉन, एसडीसीसी, न्यूयॉर्क कॉमिक कॉन। तो इन सब कॉमिक कॉन से हम लोग कभी कंपेयर कर पाएंगे, मतलब खुद को वहां तक लेके आ पाएंगे क्या? यार ऑब्वियसली ले आ पाएंगे, इतना तो कॉन्फिडेंस है पूरे कॉमिक बुक इस कम्युनिटी में पूरा कॉन्फिडेंस है। देख अभी अभी उनका तो बहुत सालों से चलते आया है कॉमिक कॉन का कल्चर, और हमको अभी अभी चालू हुआ, लाइक जहाँ तक मुझे पता है, मुझे याद है एक 9 ईयर्स तो हुआ होगा, 9-10 ईयर्स रफली अराउंड वो बेसिस पे। तो मैं पहले कॉमिक कॉन्स कभी अटेंड नहीं किया, मतलब एकदम स्टार्टिंग कॉमिक कॉन्स, जितना मैं मतलब जो अभी के कॉमिक कॉन्स में है उनसे जितना भी मैं ये सुना कि उस टाइम में बहुत कम लोग आते थे, क्योंकि उतना पता नहीं, और आज इतना आते हैं कि मतलब जगह नहीं होती, लाइक लिटरली। तो धीरे धीरे स्मॉल स्टेप्स है, लेकिन हम जरूर उस लेवल तक जाएंगे। और अ, अभी टीवी शोज मूवीज से गेम ऑफ थ्रोन्स के एक्टर्स आए हैं अपने मुंबई में, और शायद दिल्ली में भी आए हैं। डॉक्टर हु के कास्ट आ चुके हैं, मतलब लीड्स। मुंबई कॉमिक कॉन गए थे तो वहां पे राणा रघुपति आया था बाहुबली के प्रमोशन के लिए। माँ गेटिस के साथ हमने स्काइप कॉल किया हाँ रे, था अमेजिंग, शर्लॉक के लिए। अलग अलग ही एक्सपीरियंस अलग था ही वो। एक्सपीरियंस। और तो हम जरूर उस लेवल तक पहुंच जाएंगे। और मोस्टली है ना, रीडर्स बनना चाहिए। एंड इन कॉमिक्स देर इज बुक फॉर एवरी वन। लाइक आप एक छोटे बच्चे से लेके एकदम एक बड़े बुजुर्ग तक, आपको कौन से जॉनर चाहिए, हर एक बुक आपको अवेलेबल है। जैसे मूवीज में हमको मल्टीपल जॉनर्स, जॉनर्स में मल्टीपल मूवीज, एग्जैक्टली इन कॉमिक्स। और हम इंडियन कॉमिक्स में हम लाइक इतना प्रोड्यूस कर रहे हैं अभी, जितना अपना मैन पावर के साथ हम जा रहे हैं उतना हम एक अच्छे लेवल पे प्रोड्यूस कर रहे हैं एक सॉलिड बुक। अगर उसे रीडरशिप होनी चाहिए, आप उसे देखो और रिव्यूज पढ़ो। और एक टाइम में इतने लेवल का आर्ट वर्क वगैरह नहीं होता था, और लेकिन अब जो आर्ट वर्क वगैरह प्रोवाइड होते हैं वो एक फैंटास्टिक में एक अलग लेवल पे है अभी। ऑब्वियसली ऑब्वियसली और एक्चुअली अ वेरी गुड पॉइंट। जब हम लोग बचपन में चाचा चौधरी तो सबने पढ़ा है ना? चाचा चौधरी, डोगा, नागराज, है ना, कैप्टन व्योम, ये तो सबने पढ़ा है बचपन में, कभी ना कभी पढ़ा ही होगा। और तब से अब तक की जो इंडियन कॉमिक्स की जो जर्नी रही है, वो वो जो ग्रोथ थी, वो मतलब वो मेरे लिए एक्सपोनेंशियल थी। जितना मैंने ऑब्जर्व किया वो एक्सपोनेंशियल थी। अभी जैसे रिसेंटली अब होली का एंटरटेनमेंट रावणायण पढ़ा मैंने, तो उसमें हर एक चीज में अगर तुम दो कॉमिक बुक्स को साइड बाय साइड कंपेयर करते हो, है ना, तो उसमें तुमको डिफरेंस दिखाई पड़ता है। तुम लेटरिंग में डिफरेंस देख सकते हो, तुम कलरिंग में, या फिर कैसा टाइप का प्रिंट होता है, कैसे मटेरियल के पेजेस यूज हो, जो जो हाँ, टाइप के ये पेजेस यूज इम्पोर्टेंट होते है, हैं, हाँ। इवन वो भी डिफर करता है। अभी जमीन आसमान का फर्क जमीन है आसमान क्वालिटी के में। फर्क है। और आजकल देख मैं, वेस्टर्नाइजेशन तो है, मतलब एक कॉमिक बुक में नहीं, हर चीज में, अपने लाइफस्टाइल में, सब में है। तो पर लोग चाहेंगे इंडियन कॉमिक अगर मैं परचेस करता हूँ तो वो भी डीसी मार्वल लेवल की होनी चाहिए। और अभी हम उस लेवल पे हैं, हम उस लेवल पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं वर्क। तो अभी रीडरशिप वगैरह बन रहा है अच्छे से हर एक पब्लिशर का। जो इंडियन कॉमिक्स है, अ, उनका मतलब अगर दूसरे कंट्रीज के हिसाब से देखेंगे तो उनका उनके पब्लिक में थोड़ा ज्यादा रीच है। इंडियन कॉमिक्स का इतना क्यों नहीं है रीच? वो इसीलिए उनके हर एक मतलब उनके कॉमिक शॉप्स होते थे। यहाँ एक बुक स्टोर ढंग से नहीं होता है। अगर वो होता है, वो होता है, और मैंने बहुत सारे बुक स्टोर्स देखा है,
वो बैक लॉसेस पे चले जाते हैं। फिर स्ट्रीट वेंडर से हम जाके बुक्स खरीदते हैं। वहाँ पे कैसा है, आप स्ट्रीट वेंडर के पास भी जाके खरीद सकते हो, आपको कॉमिक शॉप एक अलग सा शॉप होते हैं, आप वहाँ पे जाके अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। आपको हर वेंसडे कॉमिक्स रिलीज होते हैं इंटरनेशनली। हर वेंसडे आपको कॉमिक्स रिलीज होता है और आप अपना वो लोग आप अपना रिटेल शॉप में जाके खरीदते हैं, परचेस करते हैं। तो यहाँ नॉर्मल एक बुक शॉप की वो पोजीशन है। ऑब्वियसली कुछ शॉप्स अच्छे करते हैं और कुछ शॉप्स नहीं, नॉर्मल नॉवेल्स वगैरह जो भी सेल करते हैं। तो मैं मेरे ख्याल से यही एक प्रॉब्लम है रीच की। इसीलिए मैं स्टार्टिंग में कहा था एटलीस्ट सिटी लाइब्रेरी, टाउन लाइब्रेरी में तो एक कॉमिक बुक होनी चाहिए, एक बुक ही रख लो आप, कि उससे मतलब लोगों को समझते हैं अच्छा देयर इज दिस फॉर्म, दिस मीडियम। अब वो मीडियम हमको नहीं पता है तो हम रीच कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो जो भी इंडियन रीडर्स है, मतलब मैं भी कभी कभी ऐसे सोचता हूँ कि नहीं यार, इंडियन कॉमिक्स जो है वो थोड़े थोड़े बहुत बोरिंग लगते हैं मेरे को, तो आई गो एंड रीड बैटमैन कॉमिक या फिर जस्टिस लीग कॉमिक या फिर एवेंजर्स कॉमिक। तो तो ये सारी चीजें, ये भी तो एक माइंडसेट है ना लोगों का। तो ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि ऐसा ऐसा तो है नहीं कि क्वालिटी नहीं है। इस चीज से मैं भी कभी कभी सफर करता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि क्वालिटी नहीं है ना इंडियन कॉमिक बुक्स में। तो फिर भी रीडर्स ज्यादा प्रेफर वेस्टर्न कॉमिक बुक्स को क्यों करते हैं मोस्टली? वो एक फेज था, मतलब लाइक मैं भी जब मुझे इंडियन कॉमिक्स की इतना नॉलेज नहीं थी तब मैं भी डीसी मार्वल का ही चूज करता था। आज भी चूज करता हूँ, बट आज मेरे को पता है इंडियन कॉमिक्स क्या आपको ऑफर करते हैं। इनफैक्ट कुछ मिनट पहले तुमने ये बोला था कि चाचा चौधरी और आजकल के कॉमिक एक एक फिनोमिनन है दोनों टाइम्स में। सो लोगों को लगता है कि हम चाचा चौधरी के टाइम में ही रह गए हैं, उसी तरह के सिंपलिस्टिक स्टाइल ऑफ आर्ट वर्क और सिंपलिस्टिक स्टाइल ऑफ स्टोरी टेलिंग, लाइक वो क्या है, हमको वही लगता है आज भी। लेकिन क्योंकि एकदम मीडियम पूरा चेंज हो गया था, अभी हमको उनसे भी, डीसी मार्वल से भी अपना कंपटीशन रखना चाहिए बड़े सोर्सेस से। तो देख ग्रोथ स्लो है, लेकिन मैं मानता हूँ कि ग्रोथ है, लेकिन स्लो है, लेकिन है अभी। मतलब मैं हमेशा ये सोचता हूँ, मैं हमेशा इंडियन कॉमिक्स और इंडियन फुटबॉल को साथ लेके चलता हूँ, साथ समझता हूँ। बिकॉज दोनों इंडियन कॉमिक्स तो बहुत सालों से है, लेकिन जब मैं स्टार्ट किया था कॉमिक्स उसी टाइम में भी अपना लाइक 7 years बिफोर मैं अपना करियर स्टार्ट किया था, उसी टाइम में आईएसएल स्टार्ट हुआ था। इंडियन आई लीग तो है, आई लीग 100 years से है, लेकिन अभी मैं आईएसएल जनरेशन हूँ। तो यहाँ मैं क्लैरिटी देना चाहता हूँ कि मैं आई लीग को भी फॉलो करता हूँ, आई लीग का भी मेरा फेवरेट टीम्स है, लेकिन मैं अपने आप को मैं आईएसएल गए, सो नो ऑफेंस टू एनीवन। तो मैं आईएसएल को इंडियन फुटबॉल सुपर लीग तो उसमें साथ लेके चलता हूँ। इतनी डाउन वो क्वालिटी से इंडियन फुटबॉल आईएसएल स्टार्ट हुआ था। आज आज अपने पोटेंशियल इतना है कि बाहर के कंट्री से प्लेयर्स अपने आके इधर प्ले करते हैं, और इधर जो उनको मतलब अब्रॉड जाने की ऑफर्स मिलते हैं वो लोग वो रिजेक्ट करके इंडियन फुटबॉल खेलते हैं, मतलब अपने इंडियन टीम्स के लिए खेलना चाहते हैं। सो जस्ट लाइक दिस, अभी आप क्रिकेट देखते हो और आपको फुटबॉल भी देखना चाहिए, तो आप डीसी कॉमिक्स पढ़ते हो, आप उसे पसंद करते हो, स्पोर्ट है, मतलब स्पोर्ट मीडियम में मैं समझाना चाहता हूँ। तो आप इंडियन कॉमिक को भी चूज करो, जैसे मैं अपना इंडियन टीम चूज किया था, मुंबई सिटी। वैसे आप अपने इंडियन कॉमिक चूज करो, उनके साथ आगे बढ़ो, तो समझ में आ जाएगा यार पूरा प्लॉट क्या है, सीन क्या है। सो वैसे एक ऑनेस्टली हैंड ऑन हार्ट जवाब देना, आर यू अ डीसी और अ मार्वल गाय? ये सवाल, दिस इज नॉट ए फेयर क्वेश्चन में। ये कॉमिक बुक आर्टिस्ट उनसे पूछना नहीं चाहिए। अगर अभी अगर हम बात करें कॉमिक्स की नहीं, मूवीज की, अगर हम सुपर हीरो मूवीज की बात डीसी करते हैं। कॉमिक्स। ओके, दैट वाज स्ट्रेट।
देख कॉमिक्स में कॉमिक्स में मैं मार्वल, डीसी, इमेज कॉमिक्स, डार्क हॉर्स, हर एक इंडी पब्लिशर को फॉलो करता हूँ। इतना सुपर कूल स्टोरी टेलिंग। देख मूवीज अपने आप में एक अलग वो एंटिटी है, कॉमिक्स अलग है। मैं कॉमिक्स ग्रास रूट रूट लेवल पे है मूवी के लिए, तो मैं कॉमिक्स में सबको बराबर नज़र से देखता हूँ। सब अपने अलग अलग कूल स्टोरीज प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन आप उस स्टोरी को मूवी बड़े स्क्रीन में जैसे प्रोजेक्ट करेंगे, वहाँ पे क्रिएटिव टीम्स चेंज होंगे। द गाइस इन सूट्स वो लोग डिसाइड करेंगे कि क्या होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए, राइट? द सूट्स विल डिसाइड। हमारे प्यारे जस्टिस लीग को 3 साल पहले यही फेस करना पड़ा था, जस्टिस लीग और सुसाइड स्क्वाड। सो कहा था हाँ, तो मूवीज में ना अपने पर्सपेक्टिव्स अपने ओपिनियंस अलग हो जाते हैं कॉमिक्स से। और मैं डीसी मूवीज को, डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स को, इट्स अ फैंटास्टिक यूनिवर्स में। आप मार्वल से कंपीट करना चाहते हो वो अलग बात है, लेकिन अलग अलग से आप देखा जाए तो मैं डीसी स्टोरी टेलिंग और उसमें ज़्यादा मैं बिलीव करता हूँ। वो मेरे लिए मैं ज़्यादा उससे मतलब अपने आप को देख पाता हूँ उससे। एटलीस्ट मेरे लिए ना डीसी यूनिवर्स थोड़ा ज़्यादा रिलेटेबल राइट। लगता है कि जैसे मैन ऑफ स्टील से डीसी यूनिवर्स स्टार्ट हुआ। मैं डार्क नाइट ट्रिलॉजी की बात कर ही नहीं रहा हूँ बिल्कुल भी। जैसे मैन ऑफ स्टील से डीसी यूनिवर्स स्टार्ट होता है, डीसी डीसी DC डीसी एंटरटेनमेंट जो यूनिवर्स स्टार्ट हो रहा है, वो वो यूनिवर्स मतलब हम लोग, जब मैं फॉर द फर्स्ट टाइम मैन ऑफ स्टील देख रहा था तब मुझे ऐसा लगा कि नहीं भाई, ये इंसान जो वहाँ पे जो फेस कर रहा है ना, वो जो इनर टर्मोइल है उसके अंदर, वो मैं समझ सकता हूँ। राइट। डीसी की जो स्टोरी टेलिंग है और डीसी की जो मूवीज जिस तरह से क्लोजर टू रियलिटी बनते हैं, एग्जैक्टली मैन, टोटली। ऑब्वियसली उसमें अब एलियंस आएंगे, डार्क साइड आएगा, अब तो जस्टिस लीग में वगैरह वो सब नहीं, लेकिन जो एक्चुअल में दे आर क्लोजर टू ह्यूमन इमोशंस, जो भी ह्यूमंस जिसको रिलेट कर पाए वैसे होते हैं। इसलिए मेरे लिए डीसी यूनिवर्स ज़्यादा स्पेशल है, मेरे लिए, एटलीस्ट मेरे लिए। फिर वो चाहे कॉमिक बुक्स में हो या फिर टीवी शोज में हो या फिर मूवीज में हो। हाँ, आर यू एक्साइटेड फॉर जैक स्नाइडर्स जस्टिस लीग? एक्साइटेड इज अ वेरी, वो बहुत ही छोटा टर्म हो जाएगा उसके लिए। उसके लिए मतलब कितने सारे पिटिशन साइन किया है याद नहीं। और और कितने सारे वो, और ये मार्वल कंपैरिजन से, अरे हमारा एवेंजर्स देखो, हमारा ये है हमारा वो है, तुम्हारे जस्टिस लीग का क्या हो गया। आप 10 साल के एक टीम प्रोडक्ट के एक आप कम टाइम में आप कैसे compete कर सकते हो, ये वो बहुत सुना यार। वो जस्टिस लीग में मतलब लिटरली जस्टिस लीग 2 घंटे का मूवी, ये पहला लॉस हमारा। मैं फर्स्ट डे वो मूवी देखने गया था, आई वाज लाइक हार्ट ब्रोकन मैन। कंप्लीटली, मैं भी एकदम फर्स्ट डे गया था। जब से वो मूवी अनाउंस हुई थी सैन डिएगो कॉमिक कॉन में 2013 में, मैन ऑफ स्टील के बाद वो मूवी अनाउंस हुई थी, राइट? जैक स्नाइडर ने अनाउंस किया था, अपन दोनों अब उस टाइम में साथ में ही थे, हाँ। और लोग ये भी सवाल पूछे कि आपका तो मूवी पहले फ्लॉप हो गई और अभी जैक स्नाइडर का वर्जन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो अगर वो भी फ्लॉप गया तो आप कैसे रिएक्ट करोगे, ये वो। मैं सिंपली बोला उनको, वो फ्लॉप क्या, वो मतलब उसमें फ्लॉप से भी अगर कुछ नीचे शब्द है तो वो भी बोल दो, को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन देख, इट्स स्नाइडर्स विजन। आप उस विजन को किसी और के हाथ में चला गया, उसका रॉ कंटेंट जो भी है उसका दिमाग में, अगर इवन इफ इट्स अ फ्लॉप मूवी आपके अकॉर्डिंग, वो हमको चाहिए। वी वांट टू सी हिज विजन। वी डोंट वांट टू सी हिज मूवी विल बी हिट और फ्लॉप और व्हाटएवर। वी वांट टू सी दैट गाइस विजन। हम लोग मतलब एज अ डीसी फैन मैं जेन्युइनली ये नहीं चाहता कि भाई ये जो मूवी आ रही है इसके बाद में सीक्वल्स भी बने, इसकी ट्रिलॉजी बने, या फिर उसका पूरा बस, और या फिर ये मूवी जो भी हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी एवर बन जाए, हाईएस्ट रेटेड मूवी एवर बन जाए। नहीं चाहिए वैसा कुछ भी, नहीं चाहिए वैसा कुछ भी। बस जो ट्रू विजन था, जो बीवीएस और मैन ऑफ स्टील में सेट हुआ था, बस हमको उसका एक्चुअल प्रोडक्ट देखना है। Every Snyder fan, we are all on the same page. Whatever the product may be, even if it's a good film or it will be a bad film, we don't care. We want to see the guy's vision. बस
ओके, ओके। तो प्रेसी, एक्चुअली यू आर अ फ्रीलांसर, राइट? यू हैव फ्रीलांस्ड, एंड ऐसा नहीं है कि जो आर्टिस्ट लोग होते हैं, जो मोस्टली होते हैं वो सारे फ्रीलांसर्स होते हैं। यू यूएसएल हैव बीन अ फ्रीलांसर, यू आर अ फ्रीलांसर। ऐसा नहीं होता है कि हम लोग किसी एक कंपनी से कमिटेड रहेंगे या फिर सिर्फ उसी एक कंपनी का काम करेंगे। तो हाउ डज फ्रीलांसिंग वर्क, जहाँ पे इतने सारे आर्टिस्ट काम करते हैं एक बस एक कॉमिक बुक पब्लिश करने के लिए, एक कॉमिक बुक बनाने के लिए। तो उस दुनिया में फ्रीलांसिंग कैसा काम करती है? सो फ्रीलांसिंग इज द बेस्ट वे टू सर्वाइव इन कॉमिक इंडस्ट्री। आप किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से या नहीं तो स्टूडियो से एक्सक्लूसिव होने से अच्छा आपको और एक्स्ट्रा ऑप्शंस मिलता है टू एक्सपैंड योर होराइजन्स। आप बहुत ये मैंने फेस किया था, लेकिन मेरे हिसाब से तो फ्रीलांसिंग हमेशा बेस्ट रहा है, बट फ्रीलांसिंग में आपको ये भी रिस्क है कि आज काम होगा कल होगा कि नहीं अच्छा, ये तो पता नहीं। यू हैव टू बी गुड इनफ। इसका यू हैव टू बी वेरी गुड और वेरी डेडिकेटेड टू योर वर्क, बिकॉज ये हम फेस करते हैं मोस्ट ऑफ द फ्रीलांसर्स। आप सिर्फ कॉमिक्स का ही नहीं, इवन फोटोग्राफर्स हर रोज थोड़ी ना सब आपको अवेलेबल नहीं रहता है। तो आपको और अच्छा होना चाहिए कि आपका डेट्स वो लोग पहले से ही रिजर्व करके रखें। ओके। सो जब भी अपन किसी भी इंडस्ट्री या फिर बिजनेस की बात करते हैं, तो अब कोविड-19 ने हर एक इंडस्ट्री को हर्ट किया, हर एक इंडस्ट्री को, मतलब काफ़ी सारी इंडस्ट्री, जैसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री सबसे लास्ट में खुलती है, और कॉमिक बुक इंडस्ट्री आई बिलीव इज अ पार्ट ऑफ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। So how has COVID-19 affected comic book industry? Man, COVID affected very severely, man. Like even the big houses, they asked their artists to stop their work for some amount of time, some period of time, because again, uh, आप बुक पब्लिश करना होता है, पब्लिश करने के लिए पब्लिशिंग हाउसेस बंद, फिर कॉमिक बुक रिटेलर्स, कॉमिक बुक शॉप्स, लोकल शॉप्स उनके वहाँ, कि वो लोग अगर प्रिंट नहीं हो तो उनके पास कैसे प्रोडक्ट आएगा। तो पब्लिक वो भी बहुत लॉसेस गए। एवरीथिंग वेंट ऑफलाइन फॉर सम टाइम, बट ये कुछ टाइम का रहा। जैसे अनलॉक वगैरह शुरू हुआ, everyone, even not even DC and Marvel, every small time publisher, everyone started picking their work where they left, and now everything is going good. And expect करते हैं कि मतलब ये सब रीडरशिप से ही अच्छा होता है यार। आप कितना भी कुछ भी कर लो, आपका रीडरशिप। एंड अभी रिसेंटली मतलब जितने भी DC मार्वल या इमेज कॉमिक्स के बुक्स रिलीज हुए हैं, वो सब लॉकडाउन के बाद रिलीज हुए हैं, और तुरंत के तुरंत वो लोग सेकंड प्रिंटिंग पे भी चले गए, सेकंड थर्ड प्रिंटिंग ऑल्सो, कि उनका उनका मार्केट उस लेवल का क्रेज है। सो और इंडियन कॉमिक्स बुक्स में भी इस लॉकडाउन में थोड़ा सा हेल्प हुआ और थोड़ा सा नुकसान भी हुआ, मैं इन माय ओपिनियन। नुकसान इसीलिए है कि जो प्रोडक्ट्स आने वाले थे, जो कॉमिक कॉन्स में कॉमिक पब्लिशर्स, वी आर ऑल इंडी पब्लिशर्स, तो उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, एक अच्छा सा एक क्राउड तुरंत के तुरंत मिल जाता है, इंस्टेंट। तो वो थोड़ा सा बैकड्रॉप हुआ है। लेकिन जितने भी इंडियन रीडर्स हैं, इंडियन कॉमिक बुक रीडर्स, वो लोग दे शोड देयर लव टुवर्ड्स दिस इंडस्ट्री। they started publishing sorry they started buying books, even if it is a one book, it matters. So it is happening, we're picking things slowly, Uh, but Slowly it's but happening. surely, है ना? ओके। सो प्रेसी, जब भी हम किसी की ही बात कर ले, सिर्फ आर्टिस्ट नहीं, किसी की भी बात कर ले, अभी जैसे वो लॉकडाउन है, सबका वर्क फ्रॉम चल रहा है, एटलीस्ट फॉर हम जो आईटी इंडस्ट्री वाले हैं। तो हम लोग बैठ बैठ के दिन भर बैठ के काम करते हैं, सब सब लोग काम कर रहे हैं घर से, दिन भर बैठ बैठ के काम कर रहे हैं। तो अभी जैसे मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ ना, जिससे पहले जैसे सैचुरेशन पॉइंट आता था काम से, कि हाँ थोड़ा उठ के थोड़ा घूम लिया, पैर स्ट्रेच कर लिए, हाँ हाँ थोड़ा घूम के आ गए, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग अभी। लेकिन अभी
सब कुछ चेंज हो गया है। तो और वो जो सैचुरेशन पॉइंट है वो अभी बहुत जल्दी और जल्दी आता है और काफ़ी टाइम के लिए रहता है कि नहीं यार आज मन नहीं कर रहा, आज मतलब अब करूँ कि नहीं करूँ काम। वैसा सब कुछ काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली होने लग गया है सब में। तो जब भी यू फेस सम सैचुरेशन पॉइंट, है ना, तब हाउ डू यू ओवरकम दैट? सिंपल मैन, वेन एवर आई फेस सैचुरेशन पॉइंट, जस्ट लाइक जैसे मुझे लगा है कि मैं वहीं के वहीं अटक गया, तब मैं क्या करता हूँ, उस प्रोजेक्ट को वही छोड़ता हूँ। और मतलब वो पूरे के पूरे नहीं, जस्ट आई पुट ए कॉमा देयर। उसके बाद मैं कुछ कमीशंस लेता हूँ, या नहीं तो कुछ अदर प्रैक्टिस वर्क अपने सेल्फ, मतलब एक मेरी खुशी के लिए कुछ ना कुछ एक कुछ सिंपलीफाइड आर्ट बना लेता हूँ, कलर्स करता हूँ, या नहीं तो कलर थ्योरी सीखने के लिए कोशिश करता हूँ। तो इसमें क्या होता है, इसमें आप एक विदाउट नोइंग आप कुछ ना कुछ सीख जाते हो उसमें। और जहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि हम लोग सैचुरेट हो जाते हैं, हम लोग कुछ दिनों तक ठीक से मतलब उतने ही मेंटल स्टेबिलिटी से या फिर उतने ज़्यादा कन्विक्शन से काम नहीं कर पाते, वहाँ पे हम लोग प्रोक्रेस्टिनेशन की भी बहुत ज़्यादा बात करते हैं। आज आज का जो काम है वो थोड़ा सा ये तो कल कर लेंगे, ऐसा कल कल करते करते पूरा टाइम वेस्ट हो जाता है हमारा। तो डू यू डू यू डू यू क्या, तुम तो फेस करते ही होगे ऑब्वियसली, तो हाउ डू यू ओवरकम प्रोक्रेस्टिनेशन? एक तो मैं होता ही नहीं है प्रोक्रास्टिनेट। मैं मैं हमेशा मैं अपनी चेयर में ही बैठा रहता हूँ जब तक वो, मैं पता है ना, अगर मेरे से वो सैचुरेशन आ गया तो मैं वही काम कलरिंग ही करता हूँ, कुछ और प्रोजेक्ट उठाता हूँ, कुछ और जॉनर में घुसता हूँ, उस टाइम में कुछ और सीखने के लिए कोशिश करता हूँ। लेकिन कल करेंगे, एक कल करेंगे का शब्द मैं अफोर्ड नहीं कर पाता हूँ, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ सीरियसली। एंड स्पेशली लाइक मुझे तो इतना टाइट डेडलाइंस में काम करना होता है, और आजकल के पब्लिक इतने इम्पेशेंट बन गए हैं। लेकिन अगर हमने बोला कि आपको सो एंड सो टाइम पे कॉमिक बुक रिलीज करेंगे, अगर हम रिलीज नहीं किया तो आजकल पब्लिक भड़कने लगे हैं, वेयर इज माई कॉमिक बुक, वेयर इज माई परचेज। सो दिस थिंग इज हैपनिंग। सो ये सब इतना टाइट डेडलाइंस में काम करता हूँ, ये सब दिमाग में रख के मैं कभी एफोर्ड नहीं कर पाता हूँ कल करूँगा, परसों करूँगा। टू बी फोकस्ड, मैं अपना मैं एक क्राइम जंकी और हॉरर पॉडकास्ट का इतना जुनून है मेरे सर पे हमेशा। मैं मतलब अगर मुझे, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि 24 आवर्स ही क्यों है एक दिन में, और ज़्यादा क्यों नहीं, क्योंकि मुझे वो एपिसोड खत्म करना है और ऊपर से सोना भी है, अब काम भी करना है। दिस इज सो मच, टू मच फॉर मी। सो मैं क्या, हमेशा ये सोचता हूँ। और जो पॉडकास्ट वगैरह हॉरर नरेशंस, ये सब बहुत हेल्प करते हैं मेरा काम करने में। लोग पूछते हैं कि आप 5-6 घंटे कैसे बैठ के काम करते हो। आई डोंट नो मैन। अगर पॉडकास्ट नहीं रहा और एनी अदर यूट्यूब नरेशंस, क्रीपी पास्ता, अगर क्रीपी पास्ता नहीं है, आई डोंट थिंक आई कैन वर्क, मैं काम नहीं कर सकता हूँ। हाँ, ये मेरा प्रोक्रास्टिनेशन आप कह सकते हो अगर ये उस कैटेगरी में फॉल करता है तो। अदरवाइज अदरवाइज आई डोंट नो। अगर नेट नहीं चला ना, इंटरनेट सर्विस, अगर मोबाइल सर्विस भी बंद हो गया, उसे पॉडकास्ट नहीं चला तो मैं काम नहीं करता हूँ। प्रेसी ने जब मेरे पॉडकास्ट देखे पहले 2 एपिसोड, तो उसी ने मुझे एनकरेज किया कि मैंने एक्चुअल में ऑडियो पॉडकास्ट भी स्टार्ट करना चाहिए, ऑडियो ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पे भी, जो हमारे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पे भी पॉडकास्ट होना चाहिए, ताकि जो लोग ऑन द गो सुनते हैं, जिनको मतलब वीडियो देखने का टाइम नहीं, या फिर जैसे काम करते करते अगर कुछ है चाहिए सुनना है उनको, तो उसके लिए भी काम आ सकता है। तो Pressy was the one who encouraged me to upload this on Apple podcast, Spotify, हर जगह पे, Google podcast वगैरह, हर जगह पे। तो थैंक यू प्रेसी फॉर दैट। ओके, सो अरे द नेक्स्ट टॉपिक एक्चुअली ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको मतलब अगर मैं ठीक से प्रेजेंट नहीं करूंगा तो ये तो कलरिस्ट और लेटरल वाली कम्युनिटी हर्ट हो जाएगी। इंटरनेशनल कलरिस्ट अप्रिसिएशन डे और इंटरनेशनल लेटरल अप्रिसिएशन डे,
ये जो दो डे सेलिब्रेट किए जाते हैं उनके रिस्पेक्टिव आर्टिस्ट के लिए, उसका एक रीज़न भी है ना? कि पहले बहुत सारे जो कलरिस्ट थे और लेटरर्स थे, उनको उतना ज़्यादा उनका उतना ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी, है ना? कॉमिक बुक इंडस्ट्री में, क्योंकि लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा था कि ये छोटे काम है, इसलिए अगर ये छोटे काम है तो इनका नाम बुक के कवर पेज पे नहीं आएगा, इनका इनका नाम बुक के अंदर जैसा जो जूनियर आर्टिस्ट का आता है वैसा आएगा। तो ये जब परसेप्शन चेंज हुआ तो उसके बाद फिर हमने वो सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया। सो हाउ डू यू फील अबाउट दैट? हाउ डू यू फील अबाउट बीइंग अ कलरिस्ट? मैन आई फील वेरी प्राउड अबाउट दिस। लाइक ये मैंने भी देखा है, एक राइटर और एक आर्टिस्ट को बहुत अप्रिशिएशन मिलता है। लाइक अरे यार आपने कैसे लिख दिया था, कमाल कर दिया, आपका आर्ट ये है, आपका आर्ट वो क्या पर्सपेक्टिव। वो आर्टिस्ट कितना भी पर्सपेक्टिव, कितना भी धूम धड़ाका कर दो, अगर उसके अकॉर्डिंग, उस मूड के अकॉर्डिंग, उस एक्शन के अकॉर्डिंग कलर्स नहीं जमा तो इट डजंट मेक एनी सेंस। आप कितना भी अच्छा काम कर लो, इट डजंट मेक एनी सेंस। आपको एक अच्छा कलरिस्ट हमेशा ज़रूरी है। सो मीडियम सबको अप्रिशिएशन मिलना चाहिए, सब उतना ही एफर्ट्स डालते हैं, सब उतना ही टाइम इन्वेस्ट करते हैं, सब उतना ही लाइक पैशन, इट्स अ पैशन ड्रिवन वर्क। सो एक अप्रिशिएशन होना ही चाहिए। उसके लिए एक सेपरेट डे चाहिए ये ज़रूरी नहीं, बट इट्स अ गुड थिंग टू सेलिब्रेट वन डे। बट मेरे लिए, मेरे हिसाब से मेरे पब्लिशर्स, मेरे आर्ट डायरेक्टर्स मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। वो लोग बहुत अच्छे रिव्यूज देते हैं, अच्छे क्रिटिक्स देते हैं। इट्स अ गुड थिंग मैन। जो भी एस्पायरिंग आर्टिस्ट है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द इंडस्ट्री दे वांट टू बी इन, जो भी हमारे एस्पायरिंग आर्टिस्ट है, भी म्यूजिशियंस हो, कलरिस्ट हो, कॉमिक बुक आर्टिस्ट हो, स्टोरी राइटर्स हो, कुछ भी आर्टिस्ट तो आर्टिस्ट होता है। तो उसके लिए कोई सजेशन, जो एस्पायरिंग आर्टिस्ट है, जो बड़े होकर आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, उनके लिए कोई सजेशन? गोल्डन सजेशन, प्रैक्टिस। आप जितना प्रैक्टिस करोगे, आप जितना अपना टाइम इन्वेस्ट करोगे उस चीज़ में, सी पैशन सबके दिल में होता है। सबको मतलब लाइक ट्राईपॉड लेके निकलना है, वी डू दिस, वी डू दैट, ये करेंगे, ये कलर करेंगे, वो आर्ट करेंगे। लेकिन कैसे करोगे अगर आपके पास सिर्फ पैशन ही नहीं, एक प्रैक्टिस भी होनी चाहिए उस चीज़ के लिए। स्किल होनी चाहिए बेसिकली, है ना? हाँ, बेसिकली स्किल होनी चाहिए, और स्किल प्रैक्टिस से ही बनते हैं पूरा, मतलब उसका एक। सो मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, और दिन में अगर आप मतलब पूरा दिन आपको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, 1 to 2 hours, 1.5 hour, एटलीस्ट हाफ एन आवर आप उस चीज़ में प्रैक्टिस करो, उस चीज़ के बारे में और जानो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपके सीनियर्स रहेंगे, और बुक्स रहेंगे अलग अलग, कलर थ्योरी के लिए बुक्स रहेगा, आर्टिस्ट के लिए एनाटॉमी सीखने के लिए अलग अलग बुक्स मिलेंगे आपको। सो आजकल सब अवेलेबल है। पहले के ज़माने में हम बुक स्टोर जाके खरीदना, ये ढूंढना वो ढूंढना, आजकल सब आपके मोबाइल में, आपके लैपटॉप्स में है। सो थिंग्स बिकम वेरी इजी, वेरी वेरी इन हैंड्स, सब आपके हाथ में। आप उस बुक्स परचेज करो, आप सीखो, यूट्यूब ट्यूटोरियल्स देखो। मैं भी अपना काम वैसे ही सीखा, यूट्यूब ट्यूटोरियल्स और ऐसे बुक्स पढ़ पढ़ के, कॉमिक्स पढ़ के। सो प्रैक्टिस इज द ओनली गोल्डन की टू सक्सेस। डेफिनेटली टू पेरेंट्स, अगर कोई पेरेंट ये देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आपके आपके बच्चे को एक मौका दो उसे अपना एक्सप्लोर करने के लिए, एनी फॉर्म ऑफ आर्ट, म्यूजिक, डांस, एनी कल्चरल एक्टिविटी, एनी स्पोर्ट। अगर वो आर्टिस्ट बनना चाहता है तो देख, वो बनना चाहता है या नहीं उस उम्र में, वो अलग, वो सेकेंडरी थॉट है। पहला आपको उसमें मतलब इन्वेस्ट करना चाहिए। अच्छा ठीक है, एटलीस्ट गिव देम ए पेज टू कलर, टू राइट इन देयर डायरी अबाउट दिस एडवेंचर। वो एक पेज बहुत मायने रखते हैं, इट्स वेरी वैल्यूबल थिंग। मुझे मेरे पेरेंट्स ने पहले इतना सपोर्ट नहीं मिला था घर से,
किसी को भी कुछ नहीं पता था, क्या सपोर्ट करेगा कोई, लाइक क्या होता है। सो मुझे खुद नहीं मालूम क्या है क्या नहीं। तो मैं सीखते सीखते अभी मैं उस पोजीशन में हूँ कि किसी को एक दो तीन शब्द बताने के लिए। एंड इन कॉमिक्स देर इज समथिंग फॉर एवरीवन। तो थैंक यू प्रेसी, हमको अपना टाइम देने के लिए अपने बिजी स्केड्यूल से निकाल के। So guys, if you want to check out Pressi's art, you will get the link for Deviant Art, जहाँ पे वो अपने आर्ट अपलोड करता है, अपना पोर्टफोलियो अपलोड करता है। वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और प्लीज़ फॉलो प्रेसी ऑन इंस्टाग्राम एंड ट्विटर, ताकि आपको उसके इसमें जो अपडेट चल रहे हैं या फिर उसके जो बहुत ज़्यादा अमेजिंग आर्ट है वो आपको देखने मिले, और आपको कहीं कहीं ना कहीं से मोटिवेशन मिले नई नई चीज़ें ट्राई करने का। एंड थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच, पीस।